हेलो एवरीवन। तो जेपी पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव का पाचन तंत्र पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग जो दूसरा तंत्र है जिसका नाम है मनुष्य का श्वसन तंत्र, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी एक इमेज यहाँ पर बनी हुई है। पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है मनुष्य का वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो जैसा कि मैंने पाचन तंत्र के बारे में बताया था कि सबसे पहले जो पहला जो स्टेप होता है किसी तंत्र को पढ़ने के बारे में, वो ये होता है कि हम सबसे पहले सीखें कि उस तंत्र के में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो उस तंत्र को बना रहे हैं। ठीक, क्योंकि सीधी बात है कि श्वसन तंत्र एक प्रकार का अंग तंत्र है, तो ये कई अंगों से मिलकर के बना होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मनुष्य का श्वसन तंत्र किन किन अंगों से मिल करके बना होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मनुष्य की होती है नाक। ठीक है, तो यहीं से श्वसन तंत्र शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर है नासा गुहा। उसके बाद यहाँ पर आकर के इस स्थान पर जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं, वहां पर मुख गुहा और नासा गुहा आकर के मिल जाती है। फिर यहाँ के बाद जो क्या कहते हैं आहार नाल है वो पीछे से चली जाती है और जो श्वसन नली है वो आगे से चली आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आहार नाल हम लोगों ने नहीं दिखाया है क्योंकि वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस बार हमारा मुख्य जो फोकस होगा वो होगा श्वसन नली पर, और उसके बाद फिर श्वसन नली आगे चल करके दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं, और फिर ये श्वसनियां आगे चल करके श्वसनिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, और इन श्वसनिकाओं का जो अंतिम सिरा होता है उसको हम लोग कूपिका कहते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे बॉल्स टाइप के दिख रहे हैं ये सब हैं कूपिकाएं। ठीक, और ये जो दो हमारे बड़े बड़े से त्रिभुजाकार लगभग जो ये अंग बने हुए हैं इनको कहा जाता है फेफड़ा। ठीक, फुफ्फुस ही कहते हैं इसको। और उसके बाद इन फेफड़ों के नीचे जो ये चाप की आकृति का अंग है, ठीक है, पसलियों से बना हुआ, इसका नाम है डायाफ्राम। ठीक है, तो और जो ये दोनों फेफड़े हैं ये क्या कहते हैं हड्डियों की बनी हुई जो ये पसलियां होती हैं इनसे जो है ये सुरक्षित होता है, इनके अंदर ये कैद होता है और सुरक्षित होता है ताकि आघात लगने पर, चोट वोट लगने पर डायरेक्ट क्या कहते हैं फेफड़े पर प्रेशर ना जाए। ठीक, तो ये ओवरऑल जो है हमारा श्वसन तंत्र है, इतने अंगों से मिलकर के हमारा श्वसन तंत्र बनता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली जो बात ये है कि आखिर हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे पाचन तंत्र पढ़ा भाई, पाचन के माध्यम से हम लोग पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ये सारी चीजें होती हैं। तो आखिर श्वसन तंत्र का क्या काम है हमारे शरीर में, तो ध्यान दीजिए, मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सी श्वसन करता है। कौन सा श्वसन करता है? ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है श्वसन की वह क्रिया जिसमें हम लोग ऑक्सीजन की सहायता से भोजन के अणुओं को तोड़ते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज हमने खाया हुआ था, जो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया था, उसी ग्लूकोज को तोड़ना है, उसका ऑक्सीकरण करना है, और ऑक्सीकरण करके उसी से एनर्जी प्राप्त करनी है। यही क्रिया श्वसन कहलाती है। और क्योंकि मनुष्य में ऑक्सीजन की सहायता से ये क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन का वो समीकरण क्या होता है तो ध्यान से समझिए। जो हमने ग्लूकोज खाया हुआ है C6H12, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, और O6। ठीक है, ये हमने किसकी सहायता से लिया है? ये हमने पोषण वो पाचन क्रिया के माध्यम से इसको प्राप्त किया है, और रक्त में ये मिला हुआ है हमारे। फिर ये रक्त से कोशिकाओं में चला जाता है, कोशिका के अंदर ही श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया के माध्यम से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और तो ये जो है ये है ग्लूकोज जो हमने खाया था। इसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर संतुलित करके मैं लिखूं, एक मिनट, तो इसमें 6 होता है। तो ये होता है 6O2। ठीक, अब ये दोनों आपस में क्रिया करके ये कोशिका के अंदर होती है, कोशिकीय श्वसन इसीलिए कहते हैं। तो ये कोशिका के अंदर क्या होगा, जो हमने खाया था ग्लूकोज ये
और साथ में जो ये ऑक्सीजन, तो यही ऑक्सीजन जो है ये हमारे शरीर में नहीं होती है, इसको हम लोग बाहर से लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन बाहर से लेने की जो क्रिया है, वो क्रिया क्या है? वो क्रिया है हमारी श्वसन, और इसी में मदद करता है हमारा श्वसन तंत्र। ठीक है, तो ये जो क्रिया हो रही है इसका पूरा रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं। तो ये रिएक्शन होता है 6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 और प्लस 6H2O और साथ में ATP ऊर्जा या एनर्जी से लिख दीजिए। ठीक, तो ये क्रिया होती है हमारी कोशिकाओं में, इसको आपसी श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के लिए पहली चीज तो चाहिए ग्लूकोज, जिसको हमने पाचन की सहायता से खाया हुआ है, भोजन की सहायता से ये प्राप्त किया है। और दूसरा पदार्थ हमको चाहिए ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो है ये हमको बाहर से चाहिए। ठीक, और इसी में हमारी सहायता करता है कौन? हमारा ये श्वसन तंत्र। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें एक श्वसन तंत्र की आवश्यकता क्यों है। ठीक, क्योंकि हमारे कोशिका में ये क्रिया जो होती है, एक मिनट, तो ये जो क्रिया होती है ये वाली कोशिकी श्वसन वाली, सब छोटा हो गया, ठीक, चलिए। हाँ, तो ये जो क्रिया हो रही है हमारी कोशिका के अंदर, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसी ऑक्सीजन की आपूर्ति में हमारा मदद करता है कौन? श्वसन तंत्र। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर हम श्वसन तंत्र हमारे शरीर में है क्यों, और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये जो ऑक्सीजन लेने की क्रिया है ये होती कैसे है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हमारी मदद करता है हमारा श्वसन तंत्र, और अभी मैंने इसके अंगों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी। अब सबका नाम एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सबका एक एक करके काम देखेंगे कि क्या क्या काम होता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये क्या है? ये है नासाद्वार। यही दो छेद होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं। ठीक, तो ये है पहला अंग जिसका नाम क्या है? नासाद्वार। नासाद्वार। ठीक, तो पहला अंग हो गया। दूसरा, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है नासा गुहा, और नासा गुहा के नीचे कौन होती है? तो ये होती है हमारी क्या कहते हैं, मुख गुहा। तो मुख गुहा के बारे में मैंने पढ़ाया ही था आप लोगों को। ठीक, मुख गुहा के बारे में पाचन तंत्र में पढ़ाया हुआ था। और नासा गुहा और मुख गुहा को क्या कहते हैं, अलग कौन करता है? तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इसको कहा जाता है तालु। और तालु का जो ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको कहा जाता है यूला। ठीक है, जो निकला रहता है, जिसको क्या कहते हैं, खिंच खिंच दूर करो वाला एड आप देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे वो एक हल्का सा मांस जो है वो बड़ा रहता है, निकला रहता है। ठीक, तो इसको कहा जाता है यूला। तो देखिए, तो ये है हमारी नासा गुहा। ठीक, तो ये है नासा गुहा। ठीक, उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है ये ग्रसनी। ध्यान से समझना, ग्रसनी दोनों में आती है। कौन किसमें? पाचन तंत्र में भी और श्वसन तंत्र में भी। इसी वजह से हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर दोनों का मार्ग एक ही हो जाता है। कहां पर? यहां पर देखिए, मुख गुहा भी आकर के यहीं पर मिल रही है और नासा गुहा भी आकर के यहीं पर मिल रही है। ठीक, तो ये जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रसनी। ठीक, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। अब ग्रसनी के बाद जो है यहाँ पर जो आता है इसको कहा जाता है स्वर यंत्र। यहीं पर जो है हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं जिसकी सहायता से हम लोग बोलते हैं वो होती हैं, तो यहीं से स्वर निकलता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र। ठीक है, स्वर यंत्र।
तो जो स्वर यंत्र है हमारा वो किसका पार्ट है, वो इसका श्वसन तंत्र का पार्ट है। ठीक, अब अगला अंग कौन सा है, तो अगला अंग है ये, ठीक है, ये लंबी सी नलिका, और ये लंबी सी नलिका देख रहे हो उपास्थियों के छल्लों से बनी हुई है। ठीक, उपास्थियों के छल्लों से बनी हुई है ताकि ये दबे उबे ना। तो ये जो अगला पार्ट है इसको कहा जाता है श्वास नली। तो जिस प्रकार हमारे पास ग्रास नली थी उसी प्रकार हमारे पास क्या है, श्वास नली भी है। तो ये अगला जो पार्ट है ये है, इसको क्या कहा जाता है, श्वास नली। ठीक, अब श्वास नली क्योंकि हमारे पास दो फेफड़े हैं, ठीक, एक बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा, तो ये जो श्वास नली है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग एक फेफड़े में जाता है और दूसरा भाग दूसरे फेफड़े में जाता है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है श्वसनिया। ठीक, तो ये दोनों ही, ये और ये, ठीक, ये दोनों ही क्या है, जो दो पार्ट में बटी हुई है, दो शाखाओं में, इनको कहा जाता है श्वसनी। ठीक है, श्वसनी। उसके बाद अब ये जो श्वसनिया है ये फिर से अलग अलग शाखाओं में, देख रहे हैं, बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है। इन शाखाओं को कहा जाता है श्वसनिकाएं। ठीक, क्या कहा जाता है, ठीक, ये, और इन श्वसनिकाओं का जो अंतिम सिरा होता है जो इस तरह दिखाया गया है, ये जो है ये इनको कहा जाता है कूपिकाएं। ठीक, और इन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से ब्लड और फेफड़े के बीच में ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र के दो काम हैं, एक तो ये जो ऑक्सीजन है इसको शरीर के अंदर ले जाना, और दूसरा जो है वो ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, इसको शरीर के बाहर भी तो निकालना है। ये हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है, ये पौधों के लिए क्या कहते हैं मदद करता है, लेकिन हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। तो इसका अगर कोई काम नहीं है तो फिर इसको बाहर भी तो निकालना है, तो फेफड़े की सहायता से ही हम लोग बाहर भी करते हैं। और ये दोनों क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये दोनों क्रिया जो ये छोटे छोटे गुच्छे हैं, ठीक है, इनकी दीवार बहुत पतली होती है, भित्ति इनकी बहुत ज्यादा पतली होती है। इसी वजह से जब ये नसों के संपर्क में आती हैं तो नस से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से आया हुआ है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वही हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक सब सामान को ले जाता है। आगे वाला जो परिसंचरण तंत्र आने वाला है उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है वो ब्लड से आ जाता है कूपिकाओं में, फिर कूपिकाओं से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नली में, और फिर इसकी सहायता से नासा द्वार से हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। ठीक, और जबकि ऑक्सीजन एक मिनट, हाँ, तो नासा द्वार से होते हुए ये क्या कहते हैं ग्रसनी में, ग्रसनी से स्वरयंत्र में, स्वरयंत्र से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनियों में, उसके बाद श्वसनिकाओं में, और फिर अंत में कहा जाता है कूपिकाओं में जाता है। ठीक, तो ये क्या है भाई, ये कूपिकाएं हैं और इनकी दीवार बहुत पतली होती है और यहीं पर विनिमय होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो कूपिकाएं, ठीक, ये अब ये नीचे एक ऐसा चाप नुमा जो है मांसपेशियों का बना हुआ एक चाप दिख रहा होगा, इसका काम क्या होता है, इसके नीचे अगर आप लोगों को ध्यान हो पिछला लेक्चर तो सारा हमारा पाचन तंत्र का पार्ट था, जिसमें क्या कहते हैं ये था आपका अग्न्याशय था, छोटी आंत थी, बड़ी आंत थी, अमाशय था, ये सब सारी चीजें थी ना। तो ये नीचे वक्ष गुहा होती है और उसके ऊपर क्या है, सॉरी नीचे क्या कहते हैं वो होता है आपका ये ऊपर वाला वक्ष गुहा है और नीचे वाली उदर गुहा है। हाँ याद आ गया, उदर गुहा। तो नीचे उदर गुहा है और ऊपर क्या है वक्ष गुहा। उदर गुहा में ये सारा सोता है, क्या कहते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीजें, और वक्ष गुहा में क्या होता है हमारा फेफड़ा होता है। तो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, डायाफ्राम। ठीक, तो ये क्या है भाई, ये है डायाफ्राम। इस पर क्वेश्चन भी आया था 2024 में, आई थिंक
डायाफ्राम। ठीक, ये तो इसका काम क्या है, और भी काम है आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन डायाफ्राम जो है वो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। पाचन तंत्र वाले सारे पार्ट्स नीचे होते हैं और श्वसन तंत्र का सारा पार्ट जो है वो ऊपर होता है। ठीक, तो इतने अंग मिल करके हमारे मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए ये 3D में देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से, ये है आपका डायाफ्राम, ये दोनों फेफड़े हैं, ये है हमारी श्वास नली। ठीक है, ये श्वसनियां निकली हुई हैं। ठीक, इसको देखिए ये 3D में है, ये पूरा देख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये जो नीचे वाला है ना, यही है डायाफ्राम, और डायाफ्राम जब ऊपर नीचे होता है तभी अंदर का दाब वो होता है, वो आगे में बता रहा हूँ अभी। ठीक, तो ये आप 3D में अपना जो श्वसन तंत्र है वो देख सकते हैं। इसी के अंदर सारा होता है, फेफड़ों के अंदर जो है सारा भी जो भी श्वसनिकाएं हैं, कूपिकाएं हैं, ये सारी चीजें, और करोड़ों की संख्या में होती हैं कूपिकाएं, मतलब बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं, और सब छोटी छोटी नसों से जुड़ी होती हैं, और उन्हीं नसों से CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक, चलिए तो अब एक एक करके हम लोग जितने भी अंग हमने पढ़े हैं श्वसन तंत्र में उनका काम सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला नासा द्वार। तो नासा द्वार सीधी बात है, बाहर का अंग है, बाहरी अंग है, जैसे मुंह हमें खाने में मदद करता है, वैसे ही नासा द्वार क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक, अब ये जो नासा द्वार है ना, इसके अंदर की तरफ अगर आप जाएं तो बहुत सारे रोए होते हैं, रोम होते हैं, और साथ ही साथ उन रोमों से, उन रोमों में चिपकी हुई श्लेष्मा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी एक प्रकार की श्लेष्मा पाई जाती है। एक श्लेष्मा तो आपने आमाशय में पढ़ा था पाचन तंत्र में, एक श्लेष्मा यहाँ भी पाई जाती है, और वो उस श्लेष्मा का काम क्या होता है कि ये जो नाक से सांस जाएगी अंदर की तरफ, इस सांस में बहुत सारे धूल के कण भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे कण हो सकते हैं, ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो वायु में टहल रहे हों, और वो सांस की सहायता से आपके नाक में चले जाएं, और फिर नाक की सहायता से होते हुए फेफड़े में चले जाएं, और वहां जाकर के इन्फेक्शन पैदा करें। ठीक, तो यहाँ की जो नासा द्वार वाली श्लेष्मा होती है, यहाँ पर जो श्लेष्मा पाई जाती है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है इन धूल कणों को चिपका लेना। ठीक है, तो वो धूल कणों को अपने साथ चिपका लेती है, और फिर हम लोग जब नाक की सफाई करते हैं तो वही जो अशुद्धियां हैं वो हमारी नाक से बाहर निकल आती हैं। ठीक है, तो नासा द्वार का काम जो है, ये जो नाक लंबी है, इतनी लंबी क्यों है, इसीलिए है क्योंकि इस लंबाई में श्लेष्मा होती है, जो उतनी देर में जब तक सांस यहां से यहां तक में जाती है तब तक में वो अपने से जो धूल कण है उनको अपनी ओर आकर्षित करके चिपका लेती है, ताकि वो फेफड़े में जाकर के इन्फेक्शन ना बना पाए। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद सांस जाएगी जाएगी जाएगी, कहाँ जाएगी, ग्रसनी में। ठीक, तो ग्रसनी एक ऐसा भाग है जहां पर सांस और भोजन दोनों मिल सकते हैं। ठीक, तो ये जो है दोनों का, पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र का एक कॉमन पार्ट है। ठीक, अब ग्रसनी से फिर जो है भोजन कहाँ जाएगा, तो ग्रसनी के बाद जो है भोजन जाएगा, सॉरी भोजन नहीं, सांस। तो जो सांस लिया है हमने वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी स्वर यंत्र में, फिर स्वर यंत्र के माध्यम से ये कहाँ जाएगी, श्वास नली में। अब श्वास नली देखिए कुछ अलग तरीके की आपको दिख रही होगी। ठीक, ये देख रहे हो ऐसे छल्ले छल्ले होते हैं। ठीक, 25-30 छल्ले होते हैं। ठीक, तो ये जो है ये हड्डी की नहीं बनी हुई है, ये बनी हुई है उपास्थियों की। किसकी बनी हुई है, उपास्थि की। ध्यान से समझिएगा, एक मिनट। क्यों नहीं रहा है, चलिए
तो देखिए, ये जो हमारी श्वास नली है ना, ये उपास्थियों की बनी होती है। जैसे आपका नाक का जो सबसे बाहरी वाला भाग है, ये वाला भाग, ये भी उपास्थि का बना होता है। कान जो है आपके, ये भी उपास्थि के बने होते हैं। ये अस्थि से तो मुलायम होते हैं, लेकिन मांसपेशियों से मजबूत होते हैं। आखिर ये उपास्थि क्यों बनी हुई है भाई? ठीक, ये क्या कहते हैं, श्वास नली की, जैसे हमारी ग्रास नली होती है वो मांसपेशियों की बनी होती है, तो ये भी मांसपेशी की बन सकती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें कि इस ये जो है उपास्थियों की बनी हुई है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि श्वास जो है, श्वास नली का जो आकार है, वो व्यास जो है वो लगातार उतना ही बना रहना चाहिए। ठीक, मतलब कि जो पाइप है उसका जो डायामीटर है वो उतना ही बना रहना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है भाई? सांस जा रही है, और जितनी सांस जानी चाहिए, पता लगा इसका डायामीटर, इसका व्यास कम हो चुका है किसी वजह से। अगर मांसपेशी की बनी होगी तो पिचक भी तो सकती है। तो इसी वजह से ये उपास्थ की बनी होती है, ताकि इसका जो व्यास है वो उतना ही बना रहे, ताकि सांस को आने जाने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो अगला सिरा हमने, अगला जो है पढ़ लिया भाग श्वास नली। तो श्वास नली जो है ये उपास्थियों की बनी होती है। फिर ये जो श्वास नली है, ये दो चुके थे। जो श्वसनिकाएं होती है, मैंने श्वास नली जो होती है मैंने अभी बताया था कि उपास्थियों की बनी होती है। इसी प्रकार से जो श्वसनियां होती हैं ये भी उपास्थियों की बनी होती हैं। ठीक है, और आगे चल करके जो श्वसनिकाएं होती हैं ये भी जो है उपास्थियों की बनी होती हैं। ठीक, और श्वसनिकाओं का जो अंतिम सिरा होता है वो छोटे छोटे क्या कहते हैं, बॉल्स की तरीके होता है, गेंदों की तरीके होता है, और जिनकी भित्ति जो है, दीवार जो है बहुत पतली होती है। इनको कूपिका कहा जाता है, और इन्हीं कूपिकाओं की सहायता से जो है ऑक्सीजन का और उसका कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। मतलब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है, ब्लड में मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलता है। अब बात करते हैं कि आखिर श्वसन की क्रिया होती कैसे है। तो ध्यान से समझिएगा, जब शरीर में सांस अंदर लेना होता है, तो जो ये डायाफ्राम है ये ऐसे, जैसे ये आर्क की तरह है, ठीक है, ये चाप की तरह है। तो चाप जो है हल्का सा ये ऐसे सीधा हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा, एक मिनट देखिए, तो जो ये डायाफ्राम है ये हल्का सा सीधा होकर के नीचे होता है। तो जैसे ही डायाफ्राम हमारा नीचे की ओर जाता है, जो वक्ष हुआ है हमारी पूरी, इसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, और आयतन बढ़ने, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो अंदर स्पेस क्रिएट होगा। तो अंदर जब स्पेस बनता है, जगह खाली स्थान बनता है, तो उस खाली स्थान में जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, और वायुमंडल में हमारे वायु दाब अधिक होता है। तो जो खाली स्थान होने की वजह से आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ने की वजह से वायु दाब कम हुआ। तो वायु दाब जब कम होता है तो बाहर से उच्च वायु दाब से जो हवा होती है वो निम्न वायु दाब की ओर गमन करती है। ये सिद्धांत है हवा के चलने का। ठीक है, तो सांस जो है वो उच्च वायु दाब जो कि वायुमंडल में है, उससे निम्न वायु दाब जो कि हमारे फेफड़े में उत्पन्न हुआ है, उसकी ओर क्या करती है, अपने आप आती है। ठीक है, तो सांस अंदर कब आएगी? जब जो ये डायाफ्राम है हमारा, ये फैल करके नीचे की तरफ जाएगा। तो डायाफ्राम जब फैल करके नीचे की तरफ जाता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, और वायुदाब कम होने की वजह से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो हवा है वो जाती है। तो इस तरीके से सांस हमारे शरीर में अंदर आती है। ठीक, अब जो अपशिष्ट वायु है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है वो बाहर कैसे निकलेगी? तो बाहर निकलने के लिए जो पहले जो ये हमारा डायाफ्राम है जो ये ऐसे हुआ था, वो फिर से अपने पुरानी आकृति में आता है। ठीक है, तो जब पुरानी आकृति में आता है तो अंदर का जो आयतन है वो कम होगा, क्योंकि अब ये जो इतना खाली स्थान बना हुआ था ये जब फिर से उसी जगह पर जाएगा तो वो खाली जगह को भर देगा, और खाली जगह भरेगा तो आयतन कम हो जाएगा, और जब आयतन कम होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयतन के घटने पर वायुदाब
बढ़ता है, ठीक है। और जब वायु दाब बढ़ेगा तो वायु दाब जो वायुमंडलीय दाब है उससे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर वायु दाब, और जब वायु दाब यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो उस वायु दाब की वजह से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो हवा है वो गमन करने लगेगी, और जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा गमन करने लगेगी तो जो दूषित हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है वो हमारे जो है शरीर से बाहर चली जाती है। तो ये है हमारी श्वसन क्रिया, ठीक। तो पूरा जो है हमने श्वसन तंत्र पढ़ लिया कि आखिर इसमें कौन कौन से भाग हैं और हमारी श्वसन क्रिया किस तरीके से कंप्लीट होती है। फिर जो भी कोशिकाओं के माध्यम से जो ऑक्सीजन गई रहती है ब्लड में मिलती है, फिर ब्लड का काम होता है उसको अलग अलग कोशिका तक पहुंचाना, क्योंकि ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक। और हीमोग्लोबिन की एक खास आदत होती है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने का काम करता है, तो ऑक्सीजन को जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर सभी जगह पर जा करके और कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में, जिसमें हृदय मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को पूरा श्वसन तंत्र जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो उसको भी हम लोग, अगर वो होगा सही तो उसको हम लोग अप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।